Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता. बच्चों मैं आज अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ ग्रुप थ्योरी. ये ग्रुप थ्योरी 1 है बेटा, जिसमें मैं आज आपको सबसे पहली बार ये ग्रुप्स पढ़ाना शुरू करूँगी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पूरे मैथ्स ऑनर्स का, या जो भी कोई आप डिग्री ले रहे हैं बीएससी के अंदर मैथ्स का पेपर होता है तो ये ज़रूर होता है. ठीक है, तो इसको बिल्कुल एक एक वर्ड हम डिटेल में करेंगे बेटा, पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे इसका. तो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज ग्रुप थ्योरी एंड क्या पढ़ते हैं हम? ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट होता है बेटा. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी. बच्चों आपको ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप आगे के सेमेस्टर्स में रिंग थ्योरी, वेक्टर स्पेसेस ये सब पढ़ पाएंगे. तो यहाँ से आपकी फाउंडेशन स्टार्ट होगी अलजेब्रा की, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की. राइट, तो बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़, एक एक डेफिनेशन को आप समझेंगे. देखो बेटा, सबसे पहले वर्ड है बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी का क्या मीनिंग होता है? टू. बाइनरी मीन्स टू. ऑपरेशन मतलब जो उस पर ऑपरेट करेंगे आप, जिस भी तरीके से दो नंबर्स को आप ऑपरेट करेंगे. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी कि लेट जी बी अ सेट. कोई भी एक सेट आपको दे रखा है, इंटीजर्स हो सकते हैं, रैशनल्स हो सकते हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, a binary operation on G is a function that assigns each ordered pair of elements of G an element of G. ये तो है बेटा एक प्रॉपर डेफिनेशन बाइनरी ऑपरेशन की, जो आप लर्न कर सकते हैं. मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं कि क्या होता है. देखो, बाइनरी मीन्स टू. आप किसी सेट के कोई भी दो एलिमेंट लो, उन्हें ऑपरेट करो, तो उसी सेट का एक और एलिमेंट आपको मिल जाए, तो दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन. देखो हमने लिखा है ना, दैट असाइंस ईच ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर मतलब दो एलिमेंट ले लिया आपने. ऑर्डर्ड पेयर किसके एलिमेंट्स होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट के होते हैं. ये देखो मैंने द जी क्रॉस जी लिखा है. इट मीन्स दैट जी क्रॉस जी इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी विद जी. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर. मतलब लाइक ए कॉमा बी, जहाँ पे पहले वाला ए एलिमेंट जो होगा वो पहले वाले जी में होगा, और बी कहाँ पर होगा? जो दूसरे वाले जी में होगा. ठीक है, तो जब आप उन दोनों को ऑपरेट करें, किससे ऑपरेट कर रहे हैं? देखो ये मैंने स्टार लगा दिया, मैंने फंक्शन का नाम स्टार रख दिया. तो मैं अगर ए और बी दो एलिमेंट हैं सेट जी के, तो जब मैं उनको ऑपरेट करूं तो वो भी एक एलिमेंट निकल कर आना चाहिए सेट जी का. इसे बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, इसका लेमन लैंग्वेज में जो मीनिंग है, ऊपर तो प्रॉपर डेफिनेशन थी, जो इसका मीनिंग है वो ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे. अ बाइनरी ऑपरेशन इज अ मेथड बाय विच मेंबर्स ऑफ एन ordered pair of G combines to give the combines to yield an element of G. इसका क्या मीनिंग है? देखो जरा, एग्जाम्पल से हमेशा चीज अच्छे से समझ आती है. देखो सपोज कर लो मैंने कोई भी दो इंटीजर्स ले लिए. ठीक है, तो मेरा सेट जी तो बन गया इंटीजर्स का सेट, और मैंने ऑपरेशन ली है एडिशन की. तो आप कोई भी दो इंटीजर लो, ठीक है, उनको जब ऐड करोगे तो फिर से एक इंटीजर मिल जाएगा. इसका मतलब जो दो इंटीजर्स थे वो कंबाइन होके फिर से एक इंटीजर ही दे रहे हैं. मतलब जिस सेट के दो एलिमेंट लिए, जब उन्हें ऑपरेट किया तो उसी सेट का एलिमेंट मिला, दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन. तो इसका मतलब एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन. ऐसे ही सब्ट्रैक्शन देखो, कोई भी दो रियल नंबर्स ले लो, इंटीजर्स ले लो, रैशनल्स ले लो, आप जब उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसी सेट का एक एलिमेंट मिल जाता है. तो दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल एलिमेंट उसी सेट का मिल रहा है ना, तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, डिवीजन ले लो इंटीजर्स के अंदर. अब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स जो होगी ना, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाएगी. क्यों नहीं बनाएगी बाइनरी ऑपरेशन? क्योंकि आप देखो, मैंने कोई भी दो इंटीजर लिए, अगर मैं उनको डिवाइड करूंगी तो मुझे रैशनल नंबर मिल रहा है, इंटीजर तो नहीं मिल रहा. ठीक है, अच्छा, जो भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ना वो फॉर ऑल होनी चाहिए आपकी. जैसे इंटीजर्स है तो हर इंटीजर के लिए वो प्रॉपर्टी ट्रू होनी चाहिए. जैसे एक बच्चा कह सकता है कि मैडम मैंने एक इंटीजर 4 ले लिया और एक 2 ले लिया, जब मैंने उसको डिवाइड किया तो 4/2 करके तो 2 आ गया, वो तो इंटीजर है. तो दैट इज अ वन पर्टिकुलर केस. जो भी प्रॉपर्टी होल्ड करे दैट शुड होल्ड फॉर ऑल. और अगर कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही तो उसका एक काउंटर एग्जाम्पल भी आपको मिल गया तो वो पूरे सेट को खराब कर देगा. फिर हम बोलेंगे कि ये पूरे सेट में होल्ड नहीं करता, तो ये नहीं है. जैसे इसमें मैंने डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है, बहुत सारे इंटीजर्स है जिनको डिवाइड करके इंटीजर मिलेगा, बट मैंने एक इंटीजर ऐसे भी ढूंढ लिया, एक पेयर ऐसा भी ढूंढ लिया जिसको डिवाइड किया तो इंटीजर नहीं बना. तो एक भी पेयर अगर आपको ऐसा मिल जाता है जो ये डेफिनेशन को होल्ड ना कराए, तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं रहेगी. ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें नहीं भी. कोई बच्चा 2 और 6 ले ले, 2 और 4 ले ले, उनसे भी काम चलेगा. बट अगर एक काउंटर एग्जाम्पल देना होता है किसी चीज का, तो एक काउंटर एग्जाम्पल पूरी प्रॉपर्टी को खराब कर देगा.
ठीक है, पर अगर कोई चीज आपको प्रूफ करनी है दैट शुड होल्ड फॉर ऑल। ये बात याद रखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, तो मुझे क्या बात समझ आई कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एन इंटीजर। उसी सेट के अंदर रहना चाहिए था, उस सेट से बाहर निकल गया, रैशनल नंबर मिल गया, मुझे इंटीजर नहीं मिला। तो दो इंटीजर्स को डिवाइड करके मुझे इंटीजर नहीं मिला, इसलिए डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। बट यही चीज अगर आप रैशनल्स में ले लेते, 2 बिलोंग्स टू रैशनल, 3 बिलोंग्स टू रैशनल, या 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स में ले लेते तो उनको डिवाइड करने पे मुझे एक रियल नंबर ही मिल जाता, तब मेरी ये डिवीजन जो थी रियल नंबर्स के अंदर बाइनरी ऑपरेशन बन जाती। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। चलिए अब डेफिनेशन देते हैं हम आपको ग्रुप की। अभी हमने सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आपको बताया था, अब आ जाते हैं ग्रुप की डेफिनेशन पे। तो देखो बेटा, ए नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेट टू फॉर्म अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड्स ट्रू। देखो ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताती हूँ या डेफिनेशन बताती हूँ अलजेब्रा के अंदर, ये बहुत अच्छे से आपको लर्न करनी है सारी डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सारी की सारी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज पे ही बनी हुई है। जिस बच्चे को डेफिनेशन अच्छे से लर्न है, उसे अप्लाई करनी आती है, तो उसके लिए अलजेब्रा मुश्किल नहीं होती कभी भी। ठीक है, तो याद रखिए ग्रुप बनाना है तो ग्रुप के लिए क्या करेंगे, एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे और एक बाइनरी ऑपरेशन लेंगे। अब बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग आपको क्लियर है, नॉन एम्प्टी सेट का मीनिंग आपको क्लियर है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो ग्रुप कब बनाएगा। वो ग्रुप कब बनाएगा, जब ये 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे, इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज होल्ड। अब ये 4 प्रॉपर्टीज ऐसे ही ऑर्डर में याद कर लेना। ठीक है, और बहुत अच्छे से एक एक का मीनिंग पता होना चाहिए। जिस बच्चे को ये 4 प्रॉपर्टीज लर्न नहीं होंगी वो अलजेब्रा नहीं कर पाएगा। तो देखिए क्लोजर, क्लोजर के लिए वर्ड यूज होता है क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड का मतलब आप सेट जी के अंदर है तो जी से बाहर नहीं निकलेंगे आप। ठीक है, मतलब इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू जी देन ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। ये तो एक तरीके से बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ही हो गई। ठीक है, कि कोई भी दो एलिमेंट आप सेट जी के लेंगे तो जब उनको ऑपरेट करेंगे तो सेट जी का ही एलिमेंट मिलना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो आपकी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन थी दैट इटसेल्फ इज नथिंग बट क्लोजर। ठीक है, तो मैंने चाहे अलग से लिख दी है बट ये बाइनरी ऑपरेशन की ही डेफिनेशन। ठीक है, तो ये होल्ड करना चाहिए, सेट जी से आप बाहर नहीं निकलेंगे। एसोसिएटिविटी याद रखना, एसोसिएटिविटी के लिए हमेशा कम से कम 3 एलिमेंट जरूर चाहिए। ठीक है ना, तो जब भी इसकी डेफिनेशन बनेगी तो 3 एलिमेंट की है। ठीक है, तो ए बी और सी 3 एलिमेंट लिए, आपने उनको ऑपरेट किया। आप उनको किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट कर लो, पहले बी स्टार सी निकाल कर फिर ए से ऑपरेट कर लो, या पहले ए स्टार बी निकालो और फिर सी के साथ ऑपरेट कर लो, आपको सेम आंसर मिलेगा। जैसे आप खुद बताइए, अगर मैं आपको कह दूं ऐड एनी 3 इंटीजर, तो कोई ऐसा तरीका है जो तीनों इंटीजर को इकट्ठा ऐड कर दे? कभी नहीं होगा ना, हमेशा पहले 2 इंटीजर ऐड करोगे, फिर जो आंसर आएगा उस पर तीसरा इंटीजर ऐड करोगे। अब ये आपकी मर्जी, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो। ठीक है ना, तो इसलिए एसोसिएटिविटी क्या चीज है, 3 चीजों को ऑपरेट करने का तरीका है। और क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है तो एट अ टाइम 2 ही चीजें ऑपरेट होती हैं, 3 को ऑपरेट करना है तो पहले 2 को करके आंसर निकालो, फिर उसको तीसरे के साथ करो। तो याद रखेंगे बच्चों की एसोसिएटिविटी के लिए पहले 3 एलिमेंट चाहिए, फिर उनके बीच में ऑपरेशन लगाई और फिर ब्रैकेट किसी भी साइड लगा दो। तो मैं बच्चों को कहती हूँ एसोसिएटिविटी को याद करिए, यू कैन पुट ब्रैकेट्स एनीवेयर। ठीक है, कि कहीं पे भी ब्रैकेट लगा दो आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या आइडेंटिटी कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए इसका क्या मीनिंग है कि पूरे सेट की एक ही आइडेंटिटी होगी, पहले तो ये याद करें। ठीक है, मतलब पूरे सेट में, पूरे सेट जी में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लीजिए सच दैट कि उस एलिमेंट से हम जब बाकी के सारे एलिमेंट्स को ऑपरेट करें तो हमें वही आंसर वापस मिलना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। मतलब ए है कोई भी एक एलिमेंट सेट जी का, उसके साथ जब आपने ई को ऑपरेट किया, किसी भी ऑर्डर में करा लो, ए स्टार ई कर लो या ई स्टार ए कर लो, आपको वही एलिमेंट ए वापस मिल जाएगा। ठीक है, देन दिस एलिमेंट ई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। और याद रखना ये ई जो है ये पूरे सेट के लिए एक ही आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक। ठीक है, मतलब इस आइडेंटिटी के साथ आप बाकी के सारे एलिमेंट्स को ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट वापस मिल जाएगा जिसके साथ आप ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे एलिमेंट ई को बोला जाता है आइडेंटिटी। ठीक है, और आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है, मैं इसका प्रूफ भी आपको करा दूंगी, बट फिलहाल आप डेफिनेशन को देखेंगे आइडेंटिटी। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि अगर आपके क्वेश्चन में एडिशन की ऑपरेशन है तो हम इसे बोल देते हैं ई इज द एडिटिव आइडेंटिटी।
अगर क्वेश्चन में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की दिखाई दे तो हम बोल देते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव ही होगी, कई बार कोई और ऑपरेशन भी हो जाती है तो हम उसको खाली आइडेंटिटी भी बोल देते हैं, राइट। चलिए दूसरी बात देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स की। इनवर्स का क्या मीनिंग होता है? देखिए, आपको कोई भी एक एलिमेंट लिया आपने सेट जी का, then there exists another element say b belongs to g such that a star b equal to b star a equal to identity। जो थर्ड स्टेप में आइडेंटिटी निकली थी ना वो वापस आनी चाहिए यहाँ पे। मतलब कोई भी एक नंबर लिया आपने, जो भी सेट जी का कोई भी एक एलिमेंट लिया, उसके लिए एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए कि जब उन दोनों को ऑपरेट करे तो आपको आइडेंटिटी वापस मिलनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि रैशनल्स हैं आपके पास, उसमें आपने 2 एक रैशनल नंबर ले लिया, ठीक है, और दूसरा रैशनल नंबर मैंने लिया 1/2। तो आप देखो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है? 1 है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है ना। तो 2 का इनवर्स कौन आ गया? 1/2, ठीक है। ऐसे ही आप ये भी बोल सकते हैं कि 1/2 का इनवर्स 2 है, ठीक है। और पर यहाँ पे आप देखिए 0 का इनवर्स नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि 0 रैशनल नंबर है, बट 0 का इनवर्स होगा 1/0 विच इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इनवर्स के लिए लिखा है फॉर ऑल, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे रैशनल्स के अंदर 0 का इनवर्स नहीं होल्ड कर रहा, तो इसका मतलब रैशनल्स जो हैं वो ग्रुप नहीं बनाएंगे, आपको उसमें से 0 को बाहर करना पड़ेगा तब ग्रुप बनेगा, ठीक है। मैं अभी आगे एग्जाम्पल्स कराऊंगी आपको। तो हमने क्या सीखा बच्चों? हमने 4 चीज़ों की डेफिनेशन सीखी कि क्लोजर का क्या मीनिंग है, एसोसिएटिविटी का क्या मीनिंग है, आइडेंटिटी और इनवर्स। और हमने ये सीखा कि अगर ये चारों प्रॉपर्टी किसी नॉन एम्प्टी सेट में होल्ड कर जाएं फॉर ऑल द एलिमेंट्स, देन दैट ग्रुप इज, दैट सेट जी इज कॉल्ड अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन स्टार, ठीक है। चलिए अब थोड़ी से रिमार्क देखिए। देखो मैंने ऊपर आइडेंटिटी की डेफिनेशन में आपको लिखवाया ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। तो हमारे पास जब मैं बोलती हूँ ए स्टार ई इक्वल टू ए, तो ई को मैंने कहाँ पे मल्टीप्लाई किया? राइट साइड पे किया है ना। तो इसे बोलेंगे कि ई इज द राइट आइडेंटिटी, ठीक है। राइट आइडेंटिटी बन गई सेट जी की। जब मैं ई स्टार ए इक्वल टू ए लिखूं और ई को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करूं तो मैं बोलूंगी ई इज कॉल्ड द लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ जी। और आपने ऊपर देखा कि डेफिनेशन कहती है राइट आइडेंटिटी इक्वल टू लेफ्ट आइडेंटिटी, दोनों ही एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब आप सबको ऐसा देखने में अभी तक तो यही लग रहा होगा कि मैडम राइट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट भी करेगी, बट नो, देयर आर एग्जाम्पल्स जहाँ पे राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही हो बट लेफ्ट ना कर रही हो, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स में हो जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो सकती है कई बारी चीज़ें, मतलब कुछ पर्टिकुलर मैं दिखाऊंगी आपको केसेस, उनके अंदर हो सकती हैं ये चीज़ें। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हमारी जो डेफिनेशन है आइडेंटिटी की, तो वो राइट आइडेंटिटी इक्वल टू लेफ्ट आइडेंटिटी होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस नॉर्मल लोगे तो हो जाएगा होल्ड, क्योंकि ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए होता है, तो वो तो हो जाएगा। बट अभी और आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो उसमें पर्टिकुलर केसेस हम लेंगे, एंट्री किसी और तरीके से लेंगे, तो कई बार ये चीज़ नहीं भी होल्ड करती है, राइट। तो इसलिए ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि राइट और लेफ्ट दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे ही इनवर्स में आ जाओ बेटा, ए स्टार बी इक्वल टू ई, ठीक है। देन बी इज कॉल्ड द राइट इनवर्स ऑफ ए। देखो बी को किस साइड पे मल्टीप्लाई किया है? राइट साइड पे किया ना, ए के राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया, तो इसमें हम बी को बोलेंगे बी इज द राइट इनवर्स ऑफ ए। अगर मैं बी स्टार ए लिख दूं तो बी को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया, देन बी इज कॉल्ड द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए। और ये भी हमेशा दोनों चीजें होनी चाहिए, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई। तो राइट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, क्लियर है। तो इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई, देन ए एंड बी आर कॉल्ड इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। ए और बी दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे, क्लियर है। चलिए नोटेशन देखेंगे। अगर जी ग्रुप बनाता है किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ तो हम बोलते हैं देन वी राइट जी स्टार इज अ ग्रुप। ये नोटेशन है कि जो भी नॉन एम्प्टी सेट लिया वो कॉमा लगाकर जो भी ऑपरेशन के साथ आप ग्रुप बना रहे हैं, तो जी स्टार अगर हम लिखते हैं जी स्टार इज अ ग्रुप, तो हमें पता चल जाएगा ये चारों प्रॉपर्टीज इसके अंदर होल्ड करती हैं। क्लियर हो गई बच्चों बात, ठीक है। अभी करेंगे एग्जाम्पल्स, थोड़ी नोटेशंस और डेफिनेशंस देख लें। अब मेरे पास बच्चों वर्ड है एबिलियन ग्रुप। एबिलियन का मतलब होता है कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है।
देखो ऊपर 4 प्रॉपर्टीज कराई है आपको मैंने, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। उन चारों के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए कॉम्यूटेटिविटी की, तो हम बोलेंगे कि वो ग्रुप जो है, वो जो सेट है जी, उसने एबिलियन ग्रुप बनाया है। एबिलियन मींस कॉम्यूटेटिविटी। और कॉम्यूटेटिविटी का क्या मीनिंग होता है? देखो, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है, ठीक है। दो एलिमेंट है, किसी भी ऑर्डर में आपने ऑपरेट कर दिए तो सेम आंसर आपको मिल जाए, दैट इज कॉल्ड एन कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, और उसे बनाते हैं एबिलियन ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप अगर किसी चीज को प्रूफ करना है तो 5 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी पड़ेगी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी तक तो देखने में लग रहा होगा कि ये तो हमेशा ही होगा मैडम, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स तो सेम ही आंसर देते हैं। बट आप देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। ऐसा भी हो जाता है कि ए बी निकल जाए बी ए ना निकले, ठीक है, और या फिर दोनों निकल जाए बट आंसर सेम ना आए, तो एबिलियन ग्रुप नहीं बनाएगा वो। सिर्फ ग्रुप बना देगा मैट्रिसेस, बट एबिलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए। नॉन एबिलियन का क्या मीनिंग हो गया? विच इज नॉट कॉम्यूटेटिव, क्योंकि एबिलियन का मीनिंग ही कॉम्यूटेटिव था। तो नॉन एबिलियन का मतलब हो गया विच इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मतलब कोई भी दो एलिमेंट ऐसे ढूंढ दो जैसे जिसमें ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए आ जाए, तो वो बनाएगा आपका नॉन एबिलियन ग्रुप, ठीक है। आगे चलते हैं। सेमी ग्रुप, सेमी का क्या मतलब होता है? आधा, ठीक है। ग्रुप मतलब 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए थी, सेमी मतलब आधी, यानी कि शुरू की 4 प्रॉपर्टीज जो हमने आपको ग्रुप की डेफिनेशन में लिखवाई थी, वो चारों प्रॉपर्टी होल्ड ना करके शुरू की 2 प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाए बस, तो वो बन जाता है सेमी ग्रुप। मतलब सिर्फ क्लोजर और एसोसिएटिविटी होल्ड करे तो सेमी ग्रुप, ठीक है। अगर चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी तो क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा। शुरू की 2 प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी तो बनेगा सेमी ग्रुप। तो इसका एग्जाम्पल देखो, n विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, n मीन्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स अ सेमी ग्रुप। क्योंकि देखो, क्लोजर तो होल्ड करती है, कोई भी 2 नेचुरल नंबर लिए आप उनको ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर मिल रहा है। एसोसिएटिविटी में आपको पता है, नेचुरल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में आप जो है ऐड कर ले तो हमेशा आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। एक मिनट, इसमें प्लस लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस की ऑपरेशन ले ली ना मैंने। तो किसी भी ऑर्डर में आप उनको ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नेचुरल नंबर्स ही मिलेंगे। तो क्लोजर और एसोसिएटिविटी तो आपकी होल्ड कर जाती है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, राइट। एक सेकेंड, चलिए। तो हमें पता चला क्लोजर और एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो ये सेमी ग्रुप बना रहा है। आप देखिए, ध्यान देंगे सब बच्चे कि नेचुरल नंबर्स के लिए जो प्लस की नोटेशन ली है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 0, क्योंकि 0 ही ऐसा नेचुरल नंबर है जिसे किसी भी नंबर में ऐड करें तो वही नंबर वापस आ जाएगा। 0 ही ऐसा नंबर है जिसे ऐड करें किसी भी नेचुरल नंबर के साथ तो वही वापस आएगा। बट द थिंग इज 0 itself इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमें नेचुरल नंबर में शुरू की 2 प्रॉपर्टीज ही मिल पाती है, तीसरी प्रॉपर्टी पे होल्ड ही नहीं हो पाती है, क्योंकि 0 ऐसा नंबर है जिसे हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वही नंबर वापस मिलता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन तो वो बना रहा था, बट प्रॉब्लम क्या आ गई कि वो नेचुरल नंबर में नहीं था, वो इंटीजर के अंदर होता तो होल्ड कर जाता। बट एडिटिव आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी है वो नेचुरल नंबर में होल्ड नहीं करेगी, बिकॉज 0 डज नॉट बिलोंग टू n। मैंने आपको बोला है कि जो सेट आप लेते हैं उस सेट से आपको बाहर नहीं निकलना, ठीक है। तो इसलिए थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की नेचुरल नंबर में होल्ड नहीं करती, तो सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी होल्ड करके रह जाती है नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में, दैट इज क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। तो हम बोलते हैं कि नेचुरल नंबर प्लस के साथ सेमी ग्रुप बनाएंगे बट ग्रुप नहीं बनाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, मोनोइड। मोनोइड का मतलब होता है कि ग्रुप की डेफिनेशन में जो 4 प्रॉपर्टीज थी उसमें से सिर्फ शुरू की 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करे तो मोनोइड बनेगा। मतलब क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी, बस ये 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए, इनवर्स नहीं होल्ड करेगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम मोनोइड। तो हमारे पास शुरू की 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करें तो मोनोइड बनेगा, ठीक है। तो देखिए, मोनोइड बनाने के लिए कोई एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिया है z को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो हमारा मोनोइड क्या होगा? सॉरी, वाई इट इज अ मोनोइड, क्योंकि देखो, दो, आप z होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन लिया तो क्लोजर आराम से होल्ड करती है, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर।
एसोसिएटिविटी आराम से होल्ड करेगी, क्योंकि 3 इंटीजर्स अगर आप लोगे तो किसी भी ऑर्डर में आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आता है आपके पास। तो क्लोजर भी होल्ड करती है। अब मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन के साथ जो आइडेंटिटी है तो उसके लिए वर्ड है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो सब बच्चों को पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इंटीजर्स में 1 होती है, क्योंकि 1 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा आपके पास। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो आपकी एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि 1 इंटीजर भी है। बट इनवर्स की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि आप देखो कोई भी एक इंटीजर ले लो आप 2, इसका इनवर्स क्या होगा 1/2, पर 1/2 तो इंटीजर नहीं है, ये तो रैशनल नंबर है। ठीक है ना? तो 2 का इनवर्स बनना चाहिए था 1/2 को, बट 1/2 जेड में नहीं था, इसलिए इनवर्स की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। तो इसलिए हमने बोला शुरू की 3 प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, 4th प्रॉपर्टी इनवर्स वाली होल्ड नहीं कर रही। तो z जो है वो सिर्फ मोनोइड बना के रह जाएगा, ग्रुप नहीं बना पाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स अब ग्रुप के देखो। देखो z, ये नोटेशंस बच्चों जरूर याद कर लेना। z बोलते हैं इंटीजर्स के सेट को, q इज द नोटेशन फॉर रैशनल्स, r इज द नोटेशन फॉर रियल नंबर्स एंड c इज द नोटेशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तीनों के तीनों विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ग्रुप्स बना देंगे। ठीक है। अच्छा, एडिशन है, एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी वर्ड होगा, तो एडिटिव आइडेंटिटी इन चारों सेट्स में 0 होगी, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो तो वही नंबर वापस आ जाता है। और इनवर्स इनके क्या होंगे? देखो एडिटिव के साथ इनवर्स वर्ड हो तो एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन के साथ इनवर्स वर्ड हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढते हैं। तो एडिटिव इनवर्स हमेशा नेगेटिव ऑफ दैट एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है रेसिप्रोकल ऑफ दैट एलिमेंट। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इन सब का? नेगेटिव ऑफ द एलिमेंट। तो देखो अगर इंटीजर लिया है a, तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -a विच इज इटसेल्फ एन इंटीजर, तो एडिटिव इनवर्स आपको मिल जाएगा। ऐसे ही कोई भी एक रैशनल नंबर लोगे, सपोज कर लो p/q फॉर्म का कोई भी रैशनल नंबर ले लिया, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -p/q होगा। ठीक है, ऐसे रियल्स में और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो एडिटिव इनवर्स भी मिल जाएगा आपको, आइडेंटिटी भी मिल जाएगी। मैंने बता दिया एडिटिव आइडेंटिटी चारों सेट की 0 है, और इनवर्स कैसे निकल रहा है? नेगेटिव ऑफ दैट एलिमेंट। और क्लोजर आप सबको पता ही है इनके अंदर कि 2 इंटीजर को ऐड करो तो इंटीजर आता है, 2 रैशनल्स को ऐड करो तो रैशनल आता है, रियल्स को करोगे तो रियल, और कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप ये सारे के सारे क्या बना देंगे? आपके चारों के चारों ग्रुप्स बनाते हैं। इनफैक्ट आप सब जानते हैं कि इनके अंदर कॉम्यूटेटिविटी भी होल्ड करती है। कोई भी 2 इंटीजर लोगे उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, वो इंटीजर ही देगा आपको। तो ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? एबिलियन ग्रुप्स बनाते हैं। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो याद रखनी है, ये चारों एग्जाम्पल बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं, इनको बार बार करके देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए कि ये चारों ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है ना? इनफैक्ट अभी आप लोग आगे भी चलेंगे तो और बहुत काम करेंगे इनके ऊपर, तो आपको अच्छे से लर्न ही हो जाएंगे। अब आइए देखिए मैंने क्या लिया, द सेट क्यू और ऊपर निशान लगा दिया प्लस का। इसका मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, तो मैंने 0 भी हटा दिया और नेगेटिव नंबर्स भी हटा दिए। ठीक है, और रैशनल्स का सेट लिया। तो क्या ये ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लीकेशन? देखो पहले देखते हैं क्लोजर। तो आप सबको पता है कोई भी 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉजिटिव रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्लोजर मेरी होल्ड करती है। फिर आ जाइए एसोसिएटिविटी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटिव। आपको पता है किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप रैशनल नंबर्स को, वो हमेशा जो है आपको सेम आंसर देंगे। तो क्लोजर और एसोसिएटिविटी तो बहुत आराम से होल्ड हो रही है। आइडेंटिटी आप देखिए, मैंने ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की ली है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, बताया आपको, याद कर लीजिए। एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। तो 1 बिलोंग्स टू क्यू प्लस। क्यू प्लस क्यों है ये क्यू प्लस में? क्योंकि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है। अब बात करते हैं इनवर्स की। तो देखो ए का इनवर्स क्या होगा? 1/a, है ना? मैंने बताया कि इनवर्स के लिए रेसिप्रोकल लो, अगर मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन है, एडिशन की ऑपरेशन है तो नेगेटिव ऑफ द एलिमेंट। तो ए का इनवर्स हो जाएगा 1/a। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिल रही है, तो इसका मतलब इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। बच्चों को लग रहा होगा कि मैडम ये क्यू प्लस लेने का इतना सिग्निफिकेंस क्या था? देखो अगर मैं क्यू प्लस ना लेती और मैं सिर्फ क्यू लेती, रैशनल्स ले लेती मैं खाली, तो ये इनवर्स की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, क्योंकि 0 का इनवर्स नहीं मिलता मुझे हर एक का इनवर्स मिल जाता, हर रैशनल नंबर का इनवर्स मिल जाता उसका रेसिप्रोकल लेके, बट 0 का नहीं मिलता। तो मैंने बताया ना कि एक भी एलिमेंट अगर प्रॉपर्टी को होल्ड ना करे तो पूरा सेट खराब हो जाता है, फिर वो ग्रुप नहीं बना पाएगा। ठीक है ना?
तो सिर्फ खाली रैशनल नंबर्स लेने से प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसमें जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो क्यू जो था, द सेट ऑफ ऑल रैशनल्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप बिकॉज इन्वर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए उस जीरो को बाहर करने के लिए मैंने पॉजिटिव रैशनल्स ले लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव रैशनल, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो होते ही वो ग्रुप बना देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ पॉजिटिव इरेशनल नंबर। अभी मैंने ऊपर रैशनल की बात करी तो फिर मैंने सोचा क्या देखूं एक बारी पॉजिटिव इरेशनल नंबर बनाते हैं ग्रुप, और उसमें मैंने वन क्यों डाल दिया। मैंने देखो मैंने क्या लिखा है, द सेट एस ऑफ पॉजिटिव इरेशनल नंबर टुगेदर विद वन अंडर मल्टीप्लीकेशन। वन मैंने इसलिए डाला क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मुझे चाहिए थी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वन होती है, तो अगर वन ही रह जाता तो हम लिख देते मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए जो है ये रैशनल्स जो है ये ग्रुप नहीं बनाएंगे, तो इसलिए पहले मैंने वन डाला उसके अंदर। ठीक है, और बाकी सारे पॉजिटिव इरेशनल नंबर दे दिए। देखो ये फिर भी ग्रुप नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि अब तो इसके पास क्लोजर ही नहीं रही। क्यों नहीं रही क्लोजर, देखो कोई भी दो इरेशनल नंबर लो, मैंने दोनों सेम ले लिए, √2 और √2। ठीक है, इन दोनों इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, ये तो रैशनल नंबर आ गया। तो हम सेट एस से बाहर हो गए, हमें इरेशनल से बाहर नहीं होना था। ठीक है ना, इरेशनल के पास सारे इरेशनल नंबर थे, रैशनल नंबर थोड़ी ना आना था उसके पास। तो √2 को √2 से किया तो 2 आ गया, विच इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्लोजर डज नॉट होल्ड इन इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव इरेशनल्स जो है ये मेरा ग्रुप नहीं बनाएगा। क्लियर। चलिए अब देखो, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको ऊपर कराए हैं ना, ये सारे इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स थे, कोई भी फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप बनाने के लिए इनफाइनाइट सेट जरूरी है, मैंने सिर्फ कहा था जी बी या नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है ना, फाइनाइट भी हो सकता था, इनफाइनाइट भी। अब एक फाइनाइट का एग्जाम्पल करते हैं। देखो मैंने लिया है क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन्स वन, फोर्थ रूट मतलब 1⁴ ये सॉल्व किया आपने। तो मैंने उसको बना दिया x⁴ इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है इसके जो 4 रूट्स निकलेंगे ना, ये 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके जो 4 रूट्स निकलेंगे ना वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनाते हैं। मैं ये प्रूफ करने जा रही हूँ। ठीक है, इनफैक्ट एबिलियन ग्रुप बनाएंगे। तो पहले तो इसके 4 रूट्स देख लें क्या है। देखो आपके पास इक्वेशन है x⁴ इक्वल टू 1, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x⁴ माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप सबको पता है a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो मैंने वो फॉर्मूला लगाया, इसको 0 डाला, ईच ब्रैकेट इक्वल टू 0 करा, तो मेरे पास जो रूट्स निकल कर आए वो निकल कर आ गए 1 - 1 i माइनस आई, आई इज आयोटा हेयर। ठीक है, तो ये 4 रूट्स निकले हैं यूनिटी के मेरे पास। तो मुझे शो करना है कि ये जो चारों रूट्स हैं ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक ग्रुप बनाते हैं। देखो बेटा मैं एक बात आपको समझाना चाहूँगी, पूरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए, इस सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे, अगले में भी पढ़ेंगे आप। अगर फाइनाइट सेट हो और उसको ग्रुप प्रूफ करना हो तो हमेशा फाइनाइट सेट के लिए जो है ना आप मल्टीप्लिकेशन टेबल या कंपोजिशन टेबल बोल देते हैं या फिर कैलीस टेबल बोल देते हैं, वो बनाया करो। सारा का सारा आंसर जो है ना एक टेबल के अंदर ही निकल जाता है। ठीक है, क्या है ये टेबल, देखो जरा यहाँ पे जो ये एलिमेंट आए ना बेटा, 1, एक सेकेंड, लेट मी राइट डाउन। देखो 1 -1 i और माइनस आई। ठीक है, ये जो एलिमेंट आए ना इनको यहां लिख लो, ऐसे ही कॉलम वाइज लिख लो, 1 -1 i और माइनस आई। ठीक है, चारों एलिमेंट लिख दिए, और जो भी आपकी बाइनरी ऑपरेशन है ना उसको यहां लिख लो। मेरी बाइनरी ऑपरेशन डॉट है ना मल्टीप्लीकेशन, तो मैंने उसको यहां लिख लिया। अब इसको ना टेबल को फिल करो। देखो ये 1 इधर है और 1 इधर है, इस 1 के साथ ये ऊपर के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई करो। देखो जो ऑपरेशन है ना वो लगाते जाओ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आया, 1। ठीक है, ऐसे ही 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 क्या आया, -1। ऐसे ही 1 इंटू आई, 1 इंटू माइनस आई, माइनस आई। ठीक है, ऐसे ही इस -1 के साथ ऑपरेट करो, -1 इंटू 1 -1, ये 1 आ जाएगा, -1 इंटू आई माइनस आई, और ये आ जाएगा -1 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे आप ये दो एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं ना, आपने ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आई माइनस आई² -1, आई² माइनस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, सब बच्चे टेबल बना सकते हैं बहुत आराम से, आई² माइनस माइनस +1 और आई² -1 ये आ जाएगा। अब देखो
कैसे हम इस एक टेबल से पूरा का पूरा इसको ग्रुप प्रूफ कर देंगे। देखो ध्यान से देखो, ये जो रेड कलर से मेरे नंबर निकल कर आए हैं, क्या ये सेट जी के ही एलिमेंट्स है या जी से बाहर का भी कोई एलिमेंट इसमें निकल आया? ये सारे के सारे एलिमेंट देखो 1 -1 आई और माइनस आई है। इसका मतलब क्लोजर क्लियरली होल्ड्स फ्रॉम कैलीज टेबल। इसको कैलीज टेबल भी बोल देते हैं, कंपोजिशन टेबल भी बोल देते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल भी बोल देते हैं। तो आप ये देखिए कि इसमें सारे के सारे एलिमेंट जी के ही वापस आ गए, जो ये मैंने अंदर ऑपरेट करके लिखे हैं। अगर इसमें एक भी एलिमेंट बाहर का नहीं आया, जी के ही एलिमेंट्स आ गए हैं, तो मैं बोलूंगी कि क्लोजर होल्ड करती है। अब बात रह गई एसोसिएटिविटी की। तो देखो है क्या ये सारे 1 -1 आई माइनस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिविटी होल्ड करते हैं। तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटिव। और जो है आपने ए डॉट बी डॉट सी जो डेफिनेशन थी उसको लिख के दिखा दिया यहाँ पे। अब आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो आइडेंटिटी कैसे मिलेगी इस कैलीज टेबल से, ये देखिए सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये जो आपने चारों एलिमेंट यहाँ पे जो भी एलिमेंट है सेट जी के, वो आपने यहाँ लिखे। ये जो रेड कलर से आपने लिखे हैं ना, ये देखो ये इसी ऑर्डर में कहाँ अपीयर हो रहे हैं। देखो इधर फर्स्ट कॉलम में अपीयर हो रहे हैं। देखो 1 के सामने 1, -1 के आगे -1, आई के आगे आई, माइनस आई के आगे माइनस आई। मतलब जिस ऑर्डर में आपने लिखे हैं उसी ऑर्डर में ये कहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं ना फर्स्ट कॉलम में। तो जहां अपीयर हो रहे हैं ना जिस कॉलम में, देखो यहाँ अपीयर हो रहे हैं। तो इसके ऊपर का जो ये कॉलम हेड है, ये कॉलम हेड, ये होगा आइडेंटिटी। ठीक है। चाहे इस क्वेश्चन में आप इस बिना देखे भी बता सकते थे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होगी, बट अभी आपको मैं और बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगी अलग अलग नई नई ऑपरेशंस के, तो वहां पर आइडेंटिटी मतलब इतना आसान नहीं होता ढूंढना। ठीक है। तो अगर आप टेक्निक से सीखेंगे तो आप हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि कैलीज टेबल से आइडेंटिटी कैसे मिलती है, कि जो भी ये आपके एलिमेंट थे सेट जी के, ये देखो अंदर कहाँ पर यूं के यूं इसी ऑर्डर में अपीयर हो रहे हैं। जिस ऑर्डर में जब वो सेम जगह पे अपीयर हो रहे हो उसको मार्क कर लीजिए। उससे ऊपर का जो कॉलम हेड होगा ना, दैट इज माई आइडेंटिटी। क्लियर हो गया बच्चों? आइडेंटिटी समझ आ गई। अब मुझे निकालना है इनवर्स। इनवर्स निकालने का बहुत ही आसान तरीका सिखाती हूँ इस टेबल से आपको। ये देखिए इनवर्स कैसे निकलेगा। देखो आपने करना क्या है इस टेबल के अंदर ना, मैं पहले एक बार इसको थोड़ा रिमूव कर लूं। यहाँ पे देखो आपने करना क्या है इनवर्स निकालने के लिए। जो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी निकली है ना, उसको हर रो में मार्क कर लीजिए। मेरी आइडेंटिटी निकली है 1, तो मैंने 1 को मार्क कर लिया। जहां जहां पे भी 1 आ रहा है ना उसको मार्क कर लो। ठीक है। आप देखेंगे कि हर रो में सिर्फ एक ही जगह पे 1 आता है। मतलब आइडेंटिटी जो है हर रो में एक ही जगह पे आएगी, एक से ज्यादा जगह पे नहीं आएगी, क्योंकि आइडेंटिटी यूनिक होती है। ठीक है। अब आपको कैसे इनवर्स निकालना है, देखो इधर जैसे ये ग्रीन मार्क यहाँ पे लगा ना, आपका आइडेंटिटी को मार्क किया। ये देखो ये इधर 1 लिखा है, 1 के सामने देखो ये कहाँ पे आपने मार्क करी है सॉरी आइडेंटिटी, यहाँ मार्क करी है। इससे ऊपर का नंबर क्या है, 1। तो 1 का इनवर्स हो गया 1। ठीक है। ऐसे ही -1 है, -1 वाली रो में मूव करना स्टार्ट कीजिए और देखिए कि आपने आइडेंटिटी को कहाँ मार्क किया है। हमने आइडेंटिटी को ये ग्रीन कलर से मार्क किया यहाँ पर। ठीक है। इसके ऊपर का कॉलम हेड देखो -1, तो -1 का इनवर्स आ गया -1। ठीक है। अब देखो आई का इनवर्स निकालेंगे। ये देखो आई यहाँ लिखा हुआ है ना, इसकी रो में चलना शुरू करो। देखो इसकी रो में चलना शुरू कीजिए और देखिए कि कहाँ पे आपने ये आइडेंटिटी का सर्कल बनाया था। यहाँ बनाया था, ये यहाँ पे बनाया ना। इसके ऊपर देखो क्या लिखा है, सबसे ऊपर कॉलम हेड -i। तो आई का इनवर्स हो गया -i। ठीक है। आगे चलिए, ये देखो -i लिखा हुआ है यहाँ पे, -i का इनवर्स निकालना है ना, तो -i की रो में चलना शुरू करो। -i की रो में चलना शुरू करिए, तब तक चलिए जब तक कि आपको आइडेंटिटी ना मिल जाए। ये मिल गई मुझे आइडेंटिटी ग्रीन कलर से। इसके ऊपर का हेड देखो क्या लिखा है, आई लिखा हुआ है, तो -i का इनवर्स है आई। और ये बात भी याद रखिए बेटा, अगर आई का इनवर्स -i है तो -i का इनवर्स आई होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया डेफिनेशन कहती है इफ ए इज द इनवर्स ऑफ बी देन बी इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है ना। तो अगर एक का निकल जाता है तो दूसरे का भी निकल जाता है, बट स्टिल मैं आपको कहूंगी कि टेबल से जरूर निकालें। इससे ये भी पता चल जाता है कि टेबल आपकी ठीक बनी हुई है। दोबारा से देखेंगे इनवर्स के लिए बेटा क्या करना है। इनवर्स निकालने के लिए ये जो आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाई है, इसमें पहले आइडेंटिटी जहां कहीं भी आपको दिखाई दे वहां सर्कल कर लो। तो मुझे आइडेंटिटी मिली थी 1, मैंने हर जगह पे 1 जहां मुझे दिखाई दिया मैंने सर्कल कर लिया। फिर जिसका इन्वर्स आपको निकालना है उसकी रो में मूव कीजिए। मुझे 1 का इन्वर्स निकालना है तो मैं 1 की रो में मूव करूंगी और देखूंगी कि वो मेरे को आइडेंटिटी कहाँ मिल रही है। मुझे आइडेंटिटी यहाँ मिली, इसके ऊपर का कॉलम हेड इज द इनवर्स। ठीक है।
तो मैंने नीचे लिख दिए, देखो ये देखो 1 इज द आइडेंटिटी है यहाँ पर। अब नीचे इन्वर्स देखो, मेरे पास इन्वर्स मैंने सबका लिख दिया कि 1 का इन्वर्स 1 आ रहा है, आई का इन्वर्स माइनस आई आ रहा है, -1 का इन्वर्स -1 आया था, माइनस आई का इन्वर्स आई आ गया। ठीक है बच्चों, तो चारों की चारों प्रॉपर्टीज जो है ना, मैंने किस में से देख ली, टेबल में से देख ली ऊपर, तो मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, सारा टेबल के अंदर से ही मुझे आंसर मिल गया। तो इसलिए मैंने कहा था कि फाइनाइट सेट हो तो कैलिस टेबल से आंसर निकाल लो। अब देखो मैं आपको कॉम्यूटेटिविटी भी इसमें बहुत आसानी से सिखा दूंगी कि कॉम्यूटेटिविटी देखनी हो तो कैसे मिलती है। तो कॉम्यूटेटिविटी के लिए मैंने लिखा है देयर इज अ सिमेट्री अलोंग द मेन डायगोनल देन कॉम्यूटेटिविटी होल्ड। क्या मीनिंग है इस सिमेट्री का, इधर देखो जरा, ये आ जाइए ऊपर, ये देखो, ये थी ना आपकी कैलिस टेबल, इसके अंदर सिमेट्री मतलब मेन डायगोनल को मार्क कीजिए। मेन डायगोनल मतलब जो ये मैट्रिक्स बना हुआ है ना एक तरीके से A11 A22 वाला जो एलिमेंट होता है, ये देखो, ये है ना आपका डायगोनल, यही है ना डायगोनल। ठीक है, डायगोनल के अलोंग सिमेट्री होनी चाहिए, जैसे ट्रांसपोज ले लें तो वही वापस आ जाए। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता ना, देखो ये देखो इधर फर्स्ट रो, जहां मेरी पेंसिल है सब बच्चे वहां देखेंगे, देखो 1 -1 आई माइनस आई, फर्स्ट रो यही है ना, फर्स्ट कॉलम देखो 1 -1 आई माइनस आई, जिस ऑर्डर में फर्स्ट रो लिखी है उसी ऑर्डर में फर्स्ट कॉलम होगा, तो आपका जो है सिमेट्री अलोंग द मेन डायगोनल है। ऐसे देखो सेकंड रो देखो, -1 1 माइनस आई आई, सेकंड कॉलम देखो -1 1 माइनस आई आई, तो सेकंड रो मैचेस विद द सेकंड कॉलम। ऐसी थर्ड रो देखो आई -1 1, इसी ऑर्डर में अब थर्ड कॉलम होना चाहिए, आई -1 1। ऐसे फोर्थ रो देख लो। ठीक है, तो मतलब ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है ना, ये जो अंदर आपने ऑपरेट करके अभी अभी बनाया है, जो मैंने रेड कलर से लिखे हुए नंबर, ये इसे एक मैट्रिक्स मान लो और इसका ट्रांसपोज लेके देखो, अगर यही नंबर वापस यही वापस आ जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिविटी होल्ड्स। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिविटी होल्ड कराने का सबसे अच्छा तरीका सिमेट्री अलोंग द मेन डायगोनल। ठीक है, या फिर याद कर लीजिए कि ट्रांसपोज लेके देख लो, ए टी इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ रहा है तो कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। तो आपको पता चला कॉम्यूटेटिविटी भी होल्ड कर रही है, तो जब पांचों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो ये क्या बना देगा, एबिलियन ग्रुप बना देगा। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया यहाँ तक। आगे चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस मैंने आपके लिए लिखी हैं, देखो। गिव एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन विच इज नॉट एसोसिएटिव। बेटा ये ना बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बचपन से करते आ रहे हैं, तो अब इनको आइडेंटिफाई करना है बस। देखो हम सबको पता है, हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं, रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब बच्चों को आता करना, इंटीजर्स भी आते हैं सबको सब्ट्रैक्ट करने। बट आप देखो ये बाइनरी ऑपरेशन जरूर है, बट ये एसोसिएटिव नहीं है। एसोसिएटिविटी का क्या मीनिंग बताया था, 3 एलिमेंट लो, किसी भी ऑर्डर में माइनस करो, ये मतलब हुआ गया, हो गया ना यहाँ पे। तो मैंने 2 3 और 4 3 नंबर ले लिए। ठीक है, सपोज मैं इंटीजर्स की बात कर रही हूँ, इनमें मैंने एक बारी 3 - 4 पे ब्रैकेट लगा दिया, एक बारी 2 - 3 पे। मैंने कहा आपको एसोसिएटिविटी का मतलब यू कैन पुट ब्रैकेट्स एनीवेयर। तो आप देखो इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 - 4 क्या आ जाएगा, -1। फिर तो 2 -1 आप करोगे तो क्या आया, 3। अगर आप इसको ऐसे करते 2 -3 -4, तो देखो आपको अलग आंसर मिल गया, -5। इसका मतलब किसी भी ऑर्डर में माइनस करने पे सेम नंबर वापस नहीं आता, किसी भी ऑर्डर में ऐड करने पे मल्टीप्लाई करने में आता है, बस किसी भी ऑर्डर में माइनस करने पे नहीं आता। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, चलिए और देखिए, गिव एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेशन विच इज नॉट क्लोज्ड। क्लोज्ड का मीनिंग याद है, क्लोजर से वर्ड आया क्लोज्ड, कि सेट से बाहर नहीं होना। एक एग्जांपल तो मैंने आपको कराया इरेशनल नंबर का, कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर मिले, जैसे √2 को √2 से कराया, ठीक है ना, तो 2 आ गया था तो हम सेट से बाहर हो गए थे, तो इसलिए क्लोजर होल्ड नहीं कर रही थी। और भी है मेरे पास एग्जाम्पल, देखो नेचुरल नंबर को विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन लो, आप दो नेचुरल नंबर लो, उनको माइनस करो तो कोई जरूरी नहीं है नेचुरल नंबर वापस आ जाए। देखो मैंने एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, इन दोनों को माइनस किया तो -1 आ गया, -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब एक बच्चा कहेगा मैडम मैं तो 3 और 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरी तो प्रॉपर्टी है A*B, कि हर एक तरीके से होल्ड करनी चाहिए, A*B निकालूं या B*A निकालूं। ठीक है, दैट शुड कम आउट टू बी एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, जिस सेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास -1 आ गया, -1 इंटीजर है, नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू माइनस इज नॉट क्लोज्ड। और देखिए इंटीजर्स लो, सेट Z इंटीजर्स का है, डिवीजन के साथ कोई भी दो इंटीजर ले लो, उनको डिवाइड करो, जरूरी नहीं है इंटीजर मिल जाए आपको, जैसे 2 ले लिया और एक 3 ले लिया, 2 और 3 दोनों इंटीजर है, जब उनको डिवाइड किया तो 2/3 मिल गया, विच इज नॉट एन इंटीजर, तो इसलिए ये क्लोज्ड नहीं होगा। क्लियर, ऐसे इरेशनल्स का मैं आपको बता चुकी हूँ।
तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है बेटा जो आपके माइंड में होनी चाहिए, जो एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट करने के काम आती है। और देखिए, गिव एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेशन विच इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। ऐसी ऑपरेशन बताओ जो कॉम्यूटेटिव हो बट एसोसिएटिव ना हो। कॉम्यूटेटिव मतलब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है, और एसोसिएटिव मतलब 3 एलिमेंट होने चाहिए और किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट करें। तो मैंने ऑपरेशन बनाई है, ए स्टार बी को ऑपरेट करने का तरीका है ए बी माइनस ए प्लस बी। अब देखो, अगर मैं बी स्टार ए कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग बी स्टार ए का मतलब हो जाएगा बी ए माइनस बी प्लस ए। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बी और ए भी सेम है, बी ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम है, ठीक है ना। तो कॉम्यूटेटिविटी तो होल्ड कर जाएगी, बट एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करती। देखो, मैंने तीन एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट लेने थे, मैंने कोई भी 3 एलिमेंट लिए 1 2 3, उनके बीच में स्टार लगाया और इसको ऑपरेट करो। देखो, पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं हमेशा, 2 स्टार 3 निकालो। देखो, इसमें ये वाली जो जहां मेरी पेंसिल है, इसमें ए को 2 डालो और बी को 3 डालो, तो क्या आएगा, ए बी 2 3 जा 6 माइनस अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस 3, तो क्या आया 5। तो 2 3 जा 6 माइनस 5 क्या आ गया 1। अब मेरे पास है 1 स्टार 1, तो ए को भी 1 डाल दो और बी को भी 1 डाल दो इस ऑपरेशन में, तो क्या आएगा 1 इंटू 1 1 माइनस इधर आ जाएगा 1 प्लस 1 2। तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों, 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1। ऐसे ही अब दूसरी साइड निकालो। देखो, मैंने कहा ना कि एसोसिएटिविटी कहती है यू कैन पुट ब्रैकेट एनीवेयर। यहाँ मैंने ब्रैकेट 2 और 3 पे लगाई, अब मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दी 1 और 2 पर। तो देखो, 1 और 2 को पहले ऑपरेट करने का क्या तरीका है, ए को 1 डालो और बी को 2 डालो, तो 1 2 ज़ा 2, ठीक है, माइनस 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया स्टार 3। तो 2 माइनस 3 कितना आ रहा है -1 स्टार 3। अब इन दोनों को करने का तरीका क्या है, पहले माइनस ए बी, तो -1 और 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर -1 प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखो, -3 -2 आ जाएगा, तो ये आ गया -5, ठीक है। तो मेरे पास आ गया कि ए स्टार बी, ये सॉरी, एसोसिएटिविटी डज नॉट होल्ड। एक सेकेंड, इसको साफ लिख दूं मैं, ठीक है। तो मुझे पता चला 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू, हमें ये पता चल गया 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। इसका मतलब नॉट एसोसिएटिव। तो ये वो ऑपरेशन थी जो कॉम्यूटेटिव थी बट एसोसिएटिव नहीं थी। तो बच्चों, इसमें मैंने आपको लेक्चर में जितने एग्जाम्पल्स कराए ना बेटा, एक बार सब बच्चे सारे एग्जाम्पल्स सारी डेफिनेशंस को ज़रूर रिकॉल कर लेना, ठीक है। बहुत अच्छे से डेफिनेशंस को लर्न करेंगे और एग्जाम्पल्स को दिमाग में बिठा लेंगे तो अलजेब्रा बहुत आसान लगेगी आपको। चलो बच्चों, ये वाला लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आपको पढ़ाती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर और आगे। टिल देन बच्चों, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।